नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज से हम जो है हर शनिवार को क्या करेंगे, आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो कि हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। आपको जो है इस क्वेश्चन का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। और वहां से आप पहले PDF मतलब पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद जो है उसकी आंसर की यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं करे हुए हैं, मतलब आपने पेपर अभी सॉल्व नहीं करा, तो पहले आप उसे करिए, उसके बाद आइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हो पा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से मिलेगी आंसर की, कह सकते हैं आप, या इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करिए कि वो जो PDF है, आपको जो PDF मिलेगी 100 क्वेश्चन की, उसको जो है आप सॉल्व करिए। पहले आपको जो है अपने फोन में टाइमिंग लगानी है, आप लगभग 80 मिनट। ठीक है, 90 मिनट वैसे मिलते हैं आपको 100 क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपने क्या करना है कि आपको सिर्फ अपने लिए अपने हिसाब से मतलब 80 मिनट रखने हैं, 80 मिनट रखने हैं, जिसके कारण आपको जो है आगे जो पेपर आएंगे उनमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मां सरस्वती का नाम लेकर के करेंगे इस वीडियो का श्री गणेश। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, अवधि किस भाषा की बोली है। देखिए हिंदी के क्वेश्चन जो है 25 रहने वाले, 25 ही इंग्लिश के और 25 GK के और 25 जो है आपको मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक से जो आपका पेपर होगा उसमें हमारे हर सीरीज के जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन हम किसके ऐड कर लेंगे, यहाँ पे रीजनिंग के भी ऐड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा तो पहले उसे जा करके करिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और PDF देखिए, वहां से पेपर सॉल्व करिए। 80 मिनट टाइम रखिएगा और उसके बाद आप आइए और इस वीडियो को देखिए। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अवधि किस भाषा की बोली है। तो देखिए अवधि की बात करेंगे तो अवधि जो है किस भाषा की बोली है, तो वो है आपके पास ऑप्शन रहेगा B, हिंदी। ठीक है, हिंदी की क्या है, हिंदी की आपकी बोली रहने वाली है कौन सी, अवधि। और अवधि की अगर हम बात करेंगे तो अवधि भाषा कैसी भाषा है, बोली है, जिसमें मतलब जो राम के बारे में जितनी भी आपके ग्रंथ लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, अवधि भाषा में लिखे गए हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हिंदी भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है। देखिए लघुतम माने छोटी इकाई। देखिए हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई बहुत रेयर, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए हमारे पास जो है, आपके पास ऑप्शन में क्या है, अक्षर है, वाक्य है, वर्ण है, शब्द है। देखिए अगर इन चारों में एक ऑप्शन होता है आपका ध्वनि, आपका आंसर क्या रहता है, ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या आया है, वर्ण आया है, वर्ण के बाद क्या आया, अक्षर। तो देखिए यहाँ पे अब इस सीक्वेंस से चलना है आपने कि यहाँ पे ध्वनि ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद जो आपका सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, वर्ण। वर्ण ऑप्शन नंबर C में है, तो वर्ण जो है इसका उत्तर रहेगा। और अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं होता, वर्ण की जगह कोई और ऑप्शन होता और अक्षर यहाँ पे, ठीक है, तो होता, तो आपका जो है सही उत्तर क्या रहता, अक्षर। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है सही उत्तर क्या रहेगा, आपका वर्ण रहेगा। वैसे अगर हम बात करें कि भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है ध्वनि। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि, इनमें से लिपि कौन सी है। देखिए हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि की बात करेंगे तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी आएगी आपकी, देखिए कौन सी आएगी, देवनागरी लिपि। ठीक है, दुनिया की मतलब जो ब्राह्मी लिपि है उससे बनी हुई लिपि है देवनागरी लिपि। उसके बाद गुरुमुखी की बात करेंगे तो ये है आपकी पंजाबी की लिपि जो है। और अरबी की बात करेंगे तो ये किसकी लिपि है आपकी, अरमाइका, मतलब अरमाइकी।
अरबी भाषा भी है आपकी, अरमाई की लिपि कह सकते हैं आप, या उर्दू की लिपि आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा जो क्या है स्वर अपनी मात्रा, कौन से स्वर की अपनी मात्रा नहीं होती है। देखिए अगर हम बात करेंगे कौन से स्वर की अपनी मात्रा नहीं होती है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनमें से ऑप्शन है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर रहने वाला है, क्योंकि अ की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे यहाँ पे क लिखा है तो क में आपका अ जुड़ा है, लेकिन इस क में जो है मात्रा नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने लिखा का, ठीक है, तो यहाँ पे मात्रा आएगी इसकी आ की। जैसे यहाँ पे ई है तो अगर आपने की लिखा तो की मात्रा आई है, आई लिखा है तो यहाँ पे आई की मात्रा आएगी, क्या बनेगा। ठीक है, और औ की मात्रा है तो क्या बनेगा, कऊ बनेगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी, मतलब अ का अपना कोई स्वर नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के भेद कितने होते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से हमारे जो वर्ण के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2 होते हैं। आप कह सकते हैं अलप प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर रहने वाला है, मतलब उनको अलग अलग से काउंट करते हैं आप। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, तो क व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो यदि हम बात करेंगे क व्यंजन के उच्चारण स्थान की, तो देखिए क व्यंजन का जो उच्चारण स्थान रहेगा वो क्या रहता है, आप देख सकते हैं अकु विसर्जनीय नामा कंठा, मतलब अ का उच्चारण स्थान भी कंठ रहता है, क का कवर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। और साथ में जो ह है, ह का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, कंठ होता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, ए कंठ। तालब्य की बात करेंगे तो इचुयश नामा तालब्य मतलब चवर्ग, चवर्ग यहाँ पे ई और श और य, और यह जो है इनका उच्चारण स्थान भी क्या रहता है, तालु रहता है, तालब्य रहता है। दंत में क्या आ जाएगा आपका, दंत में आ जाएगा तवर्ग, ऋतुलस नामा दंतव्य। मूर्धन्य में कौन सा आएगा, टवर्ग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ से उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है 6 व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। छह व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो छह व्यंजन के उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो अभी हमने देखा कि छह का जो उच्चारण स्थान रहेगा वो कौन सा रहेगा। ठीक है, छह की अगर हम बात करेंगे तो छह का उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा, किस वर्ग में आता है छह, छह आता है आपका इचुयशनामा तालब्य चवर्ग में आता है। तो छह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी तालब्य रहेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से अल प्राण व्यंजन जो है छांटिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या करिए, अल प्राण व्यंजन जो है छांटिए। तो अल प्राण की अगर हम बात करेंगे व्यंजन रहता है 1 3 5, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण जो है आपका अल प्राण रहता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है आपका अल प्राण होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ख है कवर्ग का दूसरा है, घ है कवर्ग का क्या है चौथा है, और ये जो छ है चवर्ग का दूसरा है,
ये दूसरा, ये चौथा, ये भी दूसरा, और ये जो ग है ये क्या है, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अलग प्राण कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए, ग जो है अलग प्राण की श्रेणी में रहने वाला व्यंजन है आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाप्राण व्यंजन छांटिए। अब महाप्राण, अलग प्राण तो आपने देख लिया कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या रहा, अलग प्राण रहा। अब हम देखेंगे कि महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो महाप्राण की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा और चौथा, मतलब प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो क्या रहेगा आपका, दूसरा और चौथा व्यंजन क्या रहा, महाप्राण रहा। ठीक है, दूसरा और चौथा व्यंजन क्या रहा, महाप्राण रहा। तो अब देखते हैं दूसरा और चौथा कौन सा, देखिए, च पहला चवर्ग का, ग कवर्ग का तीसरा, और क क्या, क जो है आपका कवर्ग का पहला, और ये जो झ है, च छ ज झ, झ जो है कौन सा रहा, चौथा। तो देखिए झ आपका यहाँ पे महाप्राण व्यंजन जो है सही रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है कि मुझे दूध रोटी चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द संबंधित है। दूध रोटी जो है, यहाँ पे रेखा आप कह सकते हैं, मतलब इसको अंडरलाइन किया हुआ है दूध रोटी को। तो देखिए वाक्य में दूध रोटी का संबंध है किससे, बालाघात से, संज्ञा से है, सर्वनाम से है या विशेषण से है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दूध रोटी की, कि मुझे दूध रोटी चाहिए, तो वो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, बालाघात। बालाघात का मतलब क्या होता है, बालाघात का मतलब होता है कि आप किसी वाक्य में वाक्य में आप क्या कर रहे हैं, किन्हीं शब्दों पर जो है, जिन शब्दों पर फोकस कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, बालाघात कहेंगे। तो यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है, दूध रोटी पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यौगिक शब्द है। ठीक है, देखिए यौगिक शब्द की बात करेंगे तो यौगिक शब्द आपका कौन सा रहेगा। ठीक है, यौगिक शब्द कौन सा रहेगा आपका, दांत रहेगा, अनुशासन रहेगा या आग रहेगा। देखिए यौगिक का मतलब क्या हुआ, दो शब्दों से जुड़ा हुआ व्यंजन। ठीक है, दो शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द जो है आपका क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। तो देखिए दांत जो है आपका रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। जब भी आप दांत के टुकड़े करेंगे, मतलब दांत शब्द के टुकड़े करेंगे, तो आपका क्या होगा, ये दांत शब्द जो है टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जब आप कसम का क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा आपको। आग के टुकड़े करेंगे, मतलब आग शब्द के टुकड़े करेंगे, आग के टुकड़े नहीं करेंगे भाई साहब। ठीक है, आग शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, आपको कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अनुशासन का क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, मतलब अनुधन शासन। ठीक है, क्या होगा, अनुधन शासन, अनुशासन, अनु उपसर्ग रहा और शासन, शासन के पीछे पीछे चलना, उसे हम क्या कहेंगे, अनुशासन। मतलब रूल फॉलो करना किसी भी चीज के, उसे हम क्या कहेंगे, अनुशासन कहेंगे। तो ये जो है यौगिक शब्द रहने वाला आपका। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बनेगा और जिनका कोई मीनिंग भी रहता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उपकार का विलोम। ठीक है, उपकार का विलोम क्या होगा। देखिए उपकार का विलोम आप कह सकते हैं कि मान लो उत्थान कह रहा है कोई, तो उत्थान नहीं होगा। ठीक है, उत्थान का विलोम हो सकता है पतन। ठीक है, पतन का विलोम हो सकता है उत्थान। पराजय मतलब एक विजय हुई, जय हुई, उसकी पराजय, पराजय जो है इसका विलोम क्या हुआ, जय या विजय। आपके पास उपकार का विलोम क्या रहा, अपकार। उपकार माने आपने किसी की सहायता करी। ठीक है, किसी को जरूरत थी, उसकी सहायता करी, लेकिन बदले में उसने क्या किया, आपका वो ना तो एहसान माना और ना ही आपकी कोई हेल्प करी, उसे आप क्या कह सकते हैं, अपकार। ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, अपकार कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 12वें क्वेश्चन का जो है आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भाई बहन में समास है। देखिए भाई बहन में क्या लगा, ये योजक चिन्ह, क्या लगा है, योजक चिन्ह। और भाई बहन की अगर हम बात करेंगे तो योजक चिन्ह भी लगा है, और साथ में आपको पता है कि भाई बहन में क्या होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ये क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो यहाँ पे अब आपका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। क्या रहेगा, द्वंद्व समास। ठीक है, जिन भाई बहन में झगड़े नहीं होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, वो तो फिर ठीक है, आपके भी झगड़े होते होंगे, है ना। ठीक है, अब हमारे पास ये ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैं कहता हूं आंखें देखी तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे। देखिए मैं कहता आंखें देखी तू कहता कागज लेखी, कहने वाले जो है भक्त कवि कौन थे। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा भाई साहब, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी, संत कबीरदास जी ने ये चीज कही थी, ये वाक्य कहे थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ठीक है, रामचरितमानस की अगर हम बात करेंगे तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, 7। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं, रामचरितमानस को लिखने वाले कौन, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और कौन सी रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है ये भी कमेंट में बताइएगा, किसके द्वारा लिखा गया है ये भी कमेंट में बताइए, और साथ में जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है वो भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और इसका जो उत्तर रहा वो कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है। तो मीराबाई की जो भक्ति रही है, मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण की दीवानी थी या भक्तन थी या भक्त थी कह सकते हैं आप। तो इसका जो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, माधुर्य भाव। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक, बी ठीक, कौन सा ठीक, बी ठीक, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका कि चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। देखिए इसकी अगर हम बात करेंगे तो चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की हैं। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि मैथिली शरण गुप्त को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथ में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सुभद्रा कुमारी चौहान का किस उपनाम से जाना जाता है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। ठीक है, तो देखिए कौन सा आर्टिकल कहेगा, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल हुआ आपका अनुच्छेद 343, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 343। ठीक है, और भाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो भाषाओं वाली जो आपकी क्या है सूची है, अनुसूची, वो अनुसूची कौन सी है कमेंट में उसे बताइएगा। ठीक है, कि भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि सूरज किसका पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि सूरज किसका पर्यायवाची है। तो सूरज का जो पर्यायवाची है आदित्य भी है, भास्कर भी है और अंशुमाली भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मतलब उपरोक्त सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विनय व्यंग्य उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी विनय उपहास या व्यंग्य करना होता है तो हमारे पास एक ही क्या होता है, एक ही हमारे पास क्या होता है, चिन्ह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, या संबोधन बोधक चिन्ह भी कहते हैं इसको। तो ये वाला चिन्ह जो है आपका, इसका प्रयोग करते हैं आप कहाँ पे, जब भी आपने विनय करना हो, आशीर्वाद देना हो, घृणा की बात करनी हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आपको आश्चर्य वाली बात हो कहनी हो, तो वहां पे आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह या संबोधन बोधक चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखिएगा चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आप अपने कथन की सत्यता डैश कीजिए, प्रकट कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए या व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। ठीक है, अपने कथन की सत्यता जो है सिद्ध कीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा भाई साहब? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली कवित्री हैं, शुद्ध वर्तनी छांटिए। देखिए ये क्वेश्चन तो मतलब लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर तीसरे चौथे एग्जाम में जहां पे हिंदी पूछी जाती है तो कवित्री जो है इसकी शुद्ध वर्तनी हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, हमेशा पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो है इसकी शुद्ध वर्तनी जो रहेगी वो क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर डी रहने वाली है, कवयित्री। कवयित्री जो है यहाँ पे इसका शुद्ध वर्तनी शुद्ध रूप रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कह देते हैं, इनमें से कुछ नहीं भाई साहब, क्योंकि क्रिया के मूल रूप को आप क्या कहते हो भाई साहब, क्रिया के मूल रूप को आप बोल देते हो धातु, ना कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक अलग बात है, अभिकारी शब्दों में गिने जाते हैं। अव्यय जो शब्द होते हैं, अभिकारी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, और विकारी उसका उल्टा, जिनमें लिंग वचन काल कारक पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को आप क्या बोलते हैं, धातु। धातु माने जैसे आपने लिखा पठ धातु, पठती पठता पठंती ये वाली चीजें पढ़ी होंगी आपने। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, धातु। ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे गम। ठीक है, गम माने जो आपको है, आपके जीवन में है, वो वाला नहीं। गम माने कौन सा, गम माने जाना। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, जा, जा बेवफा जा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। गम माने आपके वाला नहीं है, गम माने जा, ये धातु है भाई साहब। ठीक है, गमती गमता गमनती वो वाला, गच्छती गच्छता गच्छन्ती वो वाला, उसे बोलते हैं हम धातु, पढ़ी होंगी आपने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 24 है, और 24 बोल रहा है आपका, कोई सज्जन बोल रहे हैं पंक्ति में, पंक्ति में कौन सा विशेषण है। देखिए कोई सज्जन बोल रहे हैं पंक्ति में कौन सा विशेषण है। देखिए गुणवाचक हो नहीं सकता है, परिमाणवाचक हो नहीं सकता है, संख्यावाचक हो नहीं सकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहा वो कौन सा रहा, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये जो है कोई जो है क्या होता है, सर्वनाम भी होता है, लेकिन यहाँ पे किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है वो चीज देखेंगे हम, विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। कोई सज्जन जो है बोल रहे हैं, तो ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25, तो ये जो है हिंदी सेक्शन का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए उद्गम
शब्द की उपसर्ग से किस उपसर्ग से बना है? तो उद्गम की अगर हम बात करेंगे तो ये उद्गम जो है आपका किस उपसर्ग से बना है? उत्धन गम, उत्धन गम, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। उत्धन गम तो कौन से उपसर्ग से बना है? ये बना है उत उपसर्ग से। ए ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है। तो ये आपका हिंदी सेक्शन था। इसके अलावा आपको इंग्लिश सेक्शन और जो जीके सेक्शन है और मैथ्स का सेक्शन है वो भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो उसे भी देखिए आप। तो ये 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो भी बताइएगा। बाकी आप देखिए अगला जो है इंग्लिश का सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में।